वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी कालेपल पर। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, है ना। इस अध्याय से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से समझने की आपको कोशिश करूंगा। सबसे पहले हमारा जो अध्याय है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। तो इससे पहले हम अध्याय को स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि भैया रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है ना। तो देखिए, सिंपल सी भाषा में तो हम बात करें किसी नए पदार्थ का बनना, किसी नए पदार्थ का बनना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है ना। क्या है रासायनिक अभिक्रिया? तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि भैया नए पदार्थ का बनना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, पर थोड़ा सा हमने क्या उसको आगे शब्दों में थोड़ा बड़ा चढ़ाकर हमने उसको लिखा है। तो क्या लिखा मैंने कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर वो नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आइए उदाहरण के द्वारा समझ ले। तो देखिए, उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा? उदाहरण है ना, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन, ठीक है। इनके द्वारा किसका निर्माण हो गया? जल का निर्माण हो गया, H2O, ठीक है। अब देखिए, दो पदार्थ हो गए, पहला क्या हो गया? हाइड्रोजन, दूसरा क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया, है ना। और यहाँ पे इनके द्वारा क्या बन रहा है? जल बन रहा है ना। अब यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करूं मैं, तो दोनों क्या है? गैस है। अब जो नया पदार्थ बना है, दो या दो से अधिक पदार्थ, एक पदार्थ है मेरे पास हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, है ना, मिलकर नए गुणधर्म, है ना। ये दोनों क्या है? गैस है। और पानी क्या होता है? द्रव होता है। मतलब इसका गुण दोनों के गुणों से क्या है? अलग है। मतलब नए गुणधर्म वाले पदार्थ का जब निर्माण करते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। देखिए, क्या में 2H2, है ना, ये बैलेंस हो गई, 2 दूने 4, 2 दूने 4। ऑक्सीजन भी कितने हो जाएंगे मेरे? 2। आगे समझ में? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, भैया हमें कैसे मालूम पता चलेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना। क्वेश्चन दे रखा है बुक के अंदर कि हम कैसे पता चलेगा हमें कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो देखिए, बहुत आसान तरीके से हम समझेंगे यहाँ पे, है ना। ये मैंने क्या लिया है? फ्लास्क लिया है, ठीक है। और इस फ्लास्क के अंदर मैंने जिंक के कुछ टुकड़े डाले। किसके टुकड़े डाले? जिंक, Zn, ठीक है। सूत्र क्या होता है? Zn। जब फ्लास्क लिया, फ्लास्क के अंदर क्या डाला मैंने? जिंक के टुकड़े डाले, है ना। और इसकी साथ में क्या डाला? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अब होगा क्या, है ना? फ्लास्क लिया और फ्लास्क के अंदर जिंक का टुकड़े डाले, साथ में क्या डाला? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला। तो कुछ समय के पश्चात क्या होगा? फ्लास्क गर्म होगा
और गर्म होकर इस फ्लास्क के अंदर से क्या निकलने लगती है, गैस निकलने लगती है। और वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। देखिए किस प्रकार से, है ना, यहाँ अभिक्रिया करके देख सकते हैं हम। Zn, है ना, क्या डाला साथ में, H2SO4, क्या बना लिया इसने, यहाँ से Zn निकल जाएगा, यहाँ से SO4, Zn SO4 प्लस बचा क्या मेरे पास, H2 यानी हाइड्रोजन गैस। क्लियर। अब जो हमारा क्वेश्चन था हम उस पर बात करते हैं। तो हमने प्रैक्टिकली तौर पे समझा है कि भैया हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो देखिए सबसे पहले किसका उत्सर्जन होता है, गैस का उत्सर्जन। किसका उत्सर्जन, गैस का। यदि गैस निकल रही है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ से देखिए हमने जिंक और H2SO4 के बीच जब अभिक्रिया कराई तो कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन भी होता है। ठीक है, दूसरा आएगा हमारा तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन। देखिए तापमान में परिवर्तन कैसा, कि जब फ्लास्क के अंदर हमने जिंक और H2SO4 को डाला था तब फ्लास्क हमारा कैसा था, ठंडा था, है ना। और डालने के पश्चात कुछ समय पश्चात फ्लास्क कैसा हो जाता है, हमारा गर्म हो जाता है। मतलब वहां पे क्या हो रहा है, तापमान में परिवर्तन हो रहा है। और यदि तापमान में परिवर्तन हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, भैया कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, फिर आ जाता है रंग में परिवर्तन। क्या जाएगा, रंग में परिवर्तन। अब रंग में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, तो देखिए रंग में परिवर्तन का हम उदाहरण समझ सकते हैं। यहाँ पे ये कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है CuSO4, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, है ना। जैसे ही मैं इसके अंदर Fe या लोहे की कोई वस्तु डालता हूं तो इसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब ये इस प्रकार से हो जाएगा, CFe प्लस CuSO4 क्या बना लेगा, FeSO4 प्लस Cu। देखिए ये किस रंग का होता है, ये होता है नीले रंग का। ठीक है, यहाँ भी क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब जो कॉपर सल्फेट है उसका रंग कैसा है, नीला है ना। अभिक्रिया के बाद उस क्या बना लिया उसने, FeSO4 बना लिया। मतलब आयरन सल्फेट जो कि रंग में कैसा होता है, हरा होता है। मतलब हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में रंग में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, ये इतना हमने जाना है। इसके बाद हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया जो होती है हमारी वो 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले अभिक्रिया होती है हमारे पास संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, फिर आ जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, अपचयन व उपचयन अभिक्रिया, है ना। मैं इसमें IMP कर रहा हूं, है ना। IMP मतलब कोई सी भी अभिक्रिया आपको एग्जाम में उठा के, वो कोई सी भी अभिक्रिया इनमें से एग्जाम में आपसे वो पूछ सकता है। और इन अभिक्रियाओं को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली अभिक्रिया जो हमारी दे रखी है उसने क्या दे रखी, संयोजन अभिक्रिया, है ना। फिर दे रखा है वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अवक्षेपण, अपचयन व उपचयन। पर
इन अभिक्रियाओं को समझने से पहले हम अभिकारक और उत्पाद को जानेंगे, है ना, क्योंकि हम जब तक अभिकारक और उत्पाद को नहीं समझेंगे तब तक हमें अभिक्रिया समझ में नहीं आएगी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अभिकारक। अभिकारक है ना, इसका एक और नाम होता है क्रियाकारक। किस नाम से जानते हैं? क्रियाकारक के नाम से, क्रिया करने वाला भैया। तो किसी भी, परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ, भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाता है, कहलाता है ना। किसे बोलते हैं भैया अभिकारक? कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला या हिस्सा लेने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है? हमारा अभिकारक कहलाता है। ठीक है, अब इसको उदाहरण के द्वारा और समझाता हूँ। देखिए मैंने रासायनिक अभिक्रिया ली C+O2, यहाँ पे क्या बन गया? CO2, है ना। एक और अभिक्रिया लेता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने लिए MgO+2MgO, है ना। तो ये वाला जो हिस्सा है ये हमेशा मेरा क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। मतलब कार्बन ऑक्सीजन ये क्या है? अभिकारक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या है? अभिकारक है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया है, और इन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ हमेशा क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है या क्रियाकारक कहलाता है। दोनों क्रिया कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्रिया कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्रिया कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसलिए क्रियाकारक के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं वो हमेशा क्या कहलाते हैं? अभिकारक या क्रियाकारक कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं उत्पाद की, कि भैया उत्पाद क्या होता है? उत्पाद बिल्कुल इसका विपरीत होता है ना। विपरीत कैसे? देखिए उत्पाद है ना, इसको हम क्रियाफल के नाम से भी जानते हैं, मतलब क्रिया के द्वारा प्राप्त फल, क्रियाफल। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला पदार्थ, बनने वाला पदार्थ, बनने वाला पदार्थ उत्पाद कहलाता है। किसी भी, है ना, जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है वो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ बनता है वो हमेशा हमारा क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है या क्रियाफल कहलाता है। ठीक है, जैसे अभी हमने उदाहरण लिया था C+O2, क्या बन गया? CO2। तो CO2 क्या है मेरा? ये उत्पाद है ना। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाला जो पदार्थ हमेशा क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। मैं एक और उदाहरण लेता हूँ, यहाँ पे देखिए Zn+H2SO4, है ना, क्या बना लेगा? Zn+SO4+H2। तो ये वाला हिस्सा मेरा क्या कहलाता है? उत्पाद। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ बनता है ना, जो हमें प्राप्त होता है वो हमेशा हमारा क्या कहलाता है? उत्पाद या क्रियाफल कहलाता है, रिजल्ट कहलाता है। ठीक है, ये इसलिए बताया मैंने आपको ताकि आपको जो अभिक्रिया दे रखी है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो इन दोनों पॉइंट को, अभिकारक और उत्पाद को समझने के बाद ही आपको समझ में आती। ठीक है, तो जान चुके हो आप अभिकारक और उत्पाद को। आइए हम स्टार्ट करते हैं अभिक्रिया। देखिए फर्स्ट अभिक्रिया है मेरी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है भैया? है ना, संयोजन, संयोग मतलब सहयोग करके, मिलकर। संयोजन का मतलब क्या होता है? मिलना, है ना। तो वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक
अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर? देखो क्या बोल रहा है वो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। मिलकर, संयोजन का मतलब क्या होता है, वो संयोग यानी मिलना। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हम यहाँ पे लेते हैं, देखिए उदाहरण हो जाएगा मेरा CaO प्लस H2O, है ना, क्या बना लेगा है CaOH का होल ट्वाइस प्लस उष्मा। देखिए अभिकारक कितने मेरे पास, दो अभिकारक है ना, और उत्पाद कैसा मेरा अकेला है। ये वाला पार्ट क्या होता है मेरा, अभी बताया था मैंने आपको, उत्पाद। तो यहाँ पे देखिए दो अभिकारक मिल रहे हैं और दो अभिकारक मिलकर क्या बना रहे, एकल उत्पाद बना रहे हैं। जब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एक उदाहरण और से समझ लेते हैं हम। यहाँ पे मैंने लिया C+O2, है ना, क्या बना लिया CO2। अब देखिए भैया अभिकारक कितने हैं, ये वाला पार्ट आप जानते हैं अभिकारक कहलाते हैं। तो अभिकारक कितने हैं, जब दो या दो से अधिक, दो अभिकारक हो गए, पर लेकिन बनने वाला उत्पाद कैसा रहना चाहिए, वो एकल रहना चाहिए। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, हमारी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कार्बन और ऑक्सीजन सहयोग करके या मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, मेरी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगली अभिक्रिया पे, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, या इसको एक नाम से और जानते हैं हम, अपघटन अभिक्रिया के नाम से, अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी एग्जाम में आ सकती है ना, या फिर तापीय अपघटन, तापीय अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे अभिक्रिया दे रखी है वो क्या है, वियोजन अभिक्रिया, जो कि वो एग्जाम में आपसे तीन प्रकार से इस अभिक्रिया को पूछ सकता है। या तो वो वियोजन के नाम से पूछ सकता है, या अपघटन अभिक्रिया के नाम से पूछ सकता है, या तापीय अपघटन अभिक्रिया के नाम से पूछ सकता है। अब इसकी थ्योरी क्या है, देखिए यदि मैं हर अभिक्रिया की यदि थ्योरी लिखूंगा तो काफी समय वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बोल के बता देता हूँ। देखिए जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है, जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है तो उस प्रकार की अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया या तापीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए देखते हैं हम, मैंने लिए यहाँ पे उदाहरण CaCO3, ये काय का सूत्र है, कैल्शियम कार्बोनेट का है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब मैंने इसको क्या करा, गर्म करा। अब भैया क्या होगा, गर्म करने पे ये टूटेगा, मतलब अपघटन होगा। अपघटन होगा मतलब कौन सी अभिक्रिया होगी, वियोजन अभिक्रिया होगी। वियोजन का मतलब क्या होता है, बिछड़ना। वियोजन किस किस में बिछड़ जाएगा, ये बिछड़ जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। किस में बिछड़ गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए हम बात करें तो इधर अभिकारक कैसा है, एकल है। ठीक है, और उत्पाद क्या है, एक से अधिक है। मतलब वहां रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है या दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उस प्रकार की अभिक्रिया हमारी तापीय अपघटन या वियोजन
है ना, यह अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अपघटन मतलब बिछड़ना। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट किस में बिछड़ रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड में बिछड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में बिछड़ रहा है ना, अपघटन हो रहा है कि नहीं उसका। अब इसको तापीय अपघटन नाम क्यों दिया, तो भैया हम इस कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तभी क्या हो रहा है, और उसका अपघटन हो रहा है, इसलिए वो तापीय अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है। फिर अगली अभिक्रिया आती है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन से जानते हो आप, है ना, मतलब हटा देना या प्रतिस्थापित कर देना, या एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चले जाना, विस्थापित कर देना मतलब। ठीक है। तो इसमें होता क्या है ना, कि जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके स्थान से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जब वहां रासायनिक अभिक्रिया, वहां रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या होती है भैया विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें अधिक क्रियाशील जो तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से क्या कर देता है, हटा देता है, विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझ लें हम। देखिए उदाहरण लिया यहाँ पे मैंने लोहा, है ना, क्या बोलते हैं इसको, आयरन, है ना, इसकी अभिक्रिया मैंने किसके साथ करा दी, कॉपर सल्फेट, CuSO4, कॉपर सल्फेट। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, लोहा जो है वो कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है ना। एक बार फिर बोल रहा हूं मैं कि जो लोहा धातु है वो कॉपर धातु से क्या है, अत्यधिक क्रियाशील है, और अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण क्या कर देती है, वो उसको इसके स्थान से विस्थापित कर देती है। तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, हमारी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, है ना, यहाँ से क्या निकल जाएगा Fe, यहाँ से क्या निकल जाएगा SO4, क्या बन गया FeSO4, FeSO4 आयरन सल्फेट। और देखो इस लोहे ने क्या कर दिया, कॉपर को उसके स्थान से विस्थापित कर दिया और स्वयं उसके स्थान पे जाके बैठ गया, है ना, और बचा क्या, Cu, ये बेचारे को हटा दिया, विस्थापित कर दिया। यानी कि वहां रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। तो आपको विस्थापन अभिक्रिया समझ में आई होगी। यही से क्वेश्चन दे रखा है ना, उस क्वेश्चन को भी अपन क्लियर करके चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि भैया जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो जाता है। क्वेश्चन क्या है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। देखिए क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं मैं, आप सुन लीजिए, एक बार फिर बोल रहा हूं। क्वेश्चन है हमारा, बुक के अंदर दे रखा है, आप निकाल के देख लीजिएगा कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में घोल में जब डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए ये एक पात्र है और इस पात्र के अंदर कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है। किस चीज का विलयन भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ठीक है। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा कर रहे हैं, है ना, कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो हमने भैया क्या करा कि पात्र के अंदर कॉपर सल्फेट का विलयन लिया, फिर वो बोल रहा है लोहे की कील को डुबोया जाता है। यह क्या है, Fe, लोहे की कील,
लोहे की कील, लोहे का सूत्र क्या होता है आप जानते हो, Fe, है ना। जब इस लोहे की कील को इस कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर डुबोया जाता है ना, तो डुबाने के पश्चात क्या होता है कि लोहा, अभी मैंने आपको बताया था कि कैसी धातु है, अत्यधिक क्रियाशील धातु है। अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण क्या करती है, वो विलयन पे अपना प्रभाव छोड़ती है और उसके कारण विलयन का रंग बदल जाता है, बदल के क्या हो जाता है, हरा रंग का विलयन बन जाता है। हरा रंग बोले तो FeSO4, FeSO4 यानी आयरन सल्फेट, है ना। कॉपर सल्फेट का विलयन है जो किस में बदल जाता है, आयरन सल्फेट के विलयन में बदल जाता है। मतलब इस विलयन का जो रंग है वो बदल जाता है। वो बदल किसके कारण रहा है, इस लोहे के कारण, क्योंकि लोहा क्या करता है, अत्यधिक क्रियाशील है, किससे, इस कॉपर से, जिसके कारण वो क्या करता है, विलयन पे अपना प्रभाव छोड़ता है और जिसके कारण उस विलयन का रंग बदल जाता है ना। मान लीजिए एग्जाम में समीकरण वगैरह पूछे हो तो आप समीकरण के द्वारा भी दे सकते हो। अभी लिखी थी मैंने समीकरण, एफी अभिक्रिया का समीकरण, Fe प्लस CuSO4 क्या बना लिया, FeSO4 प्लस Cu। देखिए यह है कॉपर सल्फेट, है ना, यह है आयरन, यह है आयरन सल्फेट, यह है कॉपर। अब यह लोहा कैसी धातु है, लोहे की कील डुबो रहा है वो, तो लोहा अधिक क्रियाशील धातु है और किस में डुबा रहा है, कॉपर सल्फेट के विलयन में। तो लोहा अधिक क्रियाशील होने के कारण इस कॉपर को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, मतलब उस पर अपना विलयन पे क्या कर रहा है, अपना प्रभाव छोड़ रहा है और क्या बना रहा है, वो FeSO4 का विलयन बना रहा है। मतलब ये कैसा होता है, रंग में हरा होता है ना। इससे पहले इसका रंग कैसा था, नीला रंग था, है ना। जैसे ही लोहे की कील को हमने विलयन के अंदर डाली तो विलयन का रंग क्या हो, बदल गया। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो उत्तर हमारा क्या होगा कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा धातु अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण विलयन पर अपना प्रभाव छोड़ती है, जिसके कारण विलयन का रंग बदल जाता है और बदल कर हरा रंग का विलयन हो जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगली अभिक्रिया की बात करते हैं हम भैया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन। विस्थापन तो अभी पढ़ा हमने, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, द्वि, द्वि यानी दो, दो बार विस्थापन होगा। बताओ, देखिए इसका उदाहरण लेते हैं हम। सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पे SgNO3, SgNO3, इसकी अभिक्रिया के, ये काय का सूत्र है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, है ना। यहाँ पे क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, है ना। क्या बना लेगा, यहाँ से Hg निकल जाएगा, यहाँ से Cl, AgCl बन गया। क्या बोलते भैया इसको, सिल्वर क्लोराइड, है ना। बचा क्या है, यहाँ से Na, यहाँ से NO3, तो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। देखो अभिक्रिया को समझने के लिए आपको सूत्र बिल्कुल कंप्लीट करके चलना है, तभी आपको अभिक्रिया समझ में आएगी, ठीक है। हर एक चीज को आपको बहुत बारीकी से समझ के चलना है, ठीक है। अभिक्रिया को करने के लिए एक बार फिर बता रहा हूँ कि पूरे आपको सूत्र कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमारा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि वहां रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आपस में, है ना, सुनना, वहां रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आपस में ही आयनों का दो बार आदान प्रदान होता है। वहां रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आपस में ही आयनों का दो बार आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए दो बार आदान प्रदान हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए एक बार Ag निकला यहाँ से और एक बार क्या निकल लिया, यहाँ से Cl गया। एक बार आदान प्रदान हो गया, क्या बना लिया, AgCl बना लिया। दूसरी बार यहाँ से क्या हो रहा, आपस में ही आदान प्रदान हो रहा है, यहाँ से निकल गया Na सोडियम और यहाँ से क्या निकल गया, नाइट्रेट। क्या बना लिया, सोडियम नाइट्रेट। मतलब आपस में ही क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। तो उस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आपस में ही आयनों का दो बार आदान प्रदान हो, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं
यही से अवक्षेपण अभिक्रिया को भी हम इसी उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया, देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया में भी आप द्विविस्थापन अभिक्रिया में जो उदाहरण आपने लिखा है वही उदाहरण आप अवक्षेपण अभिक्रिया में भी लिख सकते हो। देखिए जब दो क्रियाकारक या अभिकारक विलयन आपस में अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड का ठोस अवक्षेप बनाते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। देखिए क्या बोला उसने कि जब दो क्रियाकारक अभिकारक है ना विलयन क्या करते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, ठोस अवक्षेप बनाते हैं। जब दो क्रियाकारक विलयन आपस में ही क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया करके वो क्या बनाते हैं, ठोस अवक्षेप बनाते हैं। जब ठोस अवक्षेप बन रहा है तो अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी हमारी, अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए उदाहरण के द्वारा AgNO3 क्या बन जाएगा, NaCl है ना, दोनों की दो अभिकारक हो गए मेरे पास, क्रियाकारक हो गए, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं और अभिक्रिया करके यहाँ से क्या निकल जाएगा Ag, यहाँ से निकल जाएगा Cl, क्या बना लिया AgCl। ठीक है, बचा क्या, यहाँ से Na, यहाँ से NO3 निकल जाएगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, अब जो है AgCl है, ये AgCl क्या है, ये ठोस अवक्षेप है, ठोस अवक्षेप होता है। और किसका ठोस अवक्षेप है, सिल्वर क्लोराइड का, यानी कि वहां रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक या क्रियाकारक विलयन आपस में ही अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके ठोस अवक्षेप बनाते हैं। सिल्वर किसका अवक्षेप बन रहा है भैया, यहाँ पे देखिए सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बन रहा है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। यानी वहां रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक क्रियाकारक विलयन आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके ठोस अवक्षेप बनाते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगली जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना। तो देखो जो हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना, इसका अभी दीपावली के समय में हमने उपयोग करा इस अभिक्रिया का, है ना। सभी ने अपने घरों की पुताई करी है ना, और पुताई में किस अभिक्रिया के द्वारा करी, वो करी आपने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के द्वारा। पर करी कैसे है ना, तो थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं प्रैक्टिकल तौर पे। मान लीजिए ये एक पात्र है, ठीक है, और इस पात्र के अंदर आपने क्या डाल दिया, कैल्शियम ऑक्साइड है ना, यानी चूना। जब आपने इसके अंदर चूना डाला और चूना डालने के बाद आपने क्या डाला, पानी डाला, करा ना ऐसे दीपावली के टाइम पे जब घरों की पुताई करी आपने तब पानी डाला, पानी का सूत्र क्या होता है, H2 होता है। ठीक है, अब क्या होगा है ना, तो हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद वो बाल्टी क्या होती है, गर्म हो जाती है। जो हमारी पात्र है, जिस पात्र में भी आपने चूना और पानी डाला है, तो वो पात्र जो है वो कुछ समय के बाद गर्म हो जाता है, मतलब उससे क्या निकलने लगती है, भाप निकलने लगती है, उष्मा निकलने लगती है। इस प्रकार से उससे क्या निकलने लगती है, उष्मा निकलने लगती है। यानी कि जब उष्मा निकलेगी तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आ गया समझ में। अब थोड़ा सा हम इसको बुक के हिसाब से समझ लेते हैं। तो देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है या उत्पाद के रूप में उष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। वह
रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, ये निकलती है, उत्सर्जन होता है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है ना। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि वहां रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलती है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, फिर वहां रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, या वहां रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में उष्मा निकलती है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण कौन सा देंगे हम इसमें, वही जो भी आपको मैंने समझाया। ये मैंने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दी, H2O, जल, पानी, है ना। क्या बना लेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बना लेगा, CaOH का होल टू वाइज कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, मतलब इस बाल्टी के अंदर क्या है, चूना और पानी दोनों मिल गए, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया Ca, है ना, यहाँ से क्या गया 2H, 2H, 2O, 2O, और बचा क्या, बाल्टी गर्म होकर क्या निकलती है बाल्टी के अंदर से, उष्मा। जब उष्मा निकलेगी तो क्या कहलाएगी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, यानी वहां रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में क्या निकल रही है भैया, उष्मा निकल रही है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया हमने, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है।